For thousands of years, it's been one of the world's great mysteries just how were the pyramids built so deep in the Egyptian desert. Pyramid is arguably the most enigmatic structure on the face of the earth. Built around 2500 BC, it is the tallest structure on Earth for more than 3,500 years. Built as gargantuan tombs of shining white limestone, the pyramids were designed 4500 साल पहले इजिप्ट में बनाया गया अजूबा जो आजकल के लोगों को चौंका कर रख दिया है, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा। आप सोचकर इमेजिन कर सकते हैं कि उस टाइम न तो कोई क्रेन थी और न तो कोई ट्रक और न ही कोई मॉडर्न जीपीएस, यहाँ तक कि कोई पहिया भी नहीं था। तब भी इंसानों ने 23 लाख पत्थरों को एक साथ कैसे जोड़ा, एक ऐसा पत्थर जिसका वजन एक हाथी से भी ज्यादा है। सबसे पहले शुरू करते हैं पिरामिड्स ऑफ गिजा के कुछ फैक्ट से। द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गिजा अखेद खुफू के नाम से जाना जाता था। उसका कंस्ट्रक्शन अराउंड 2547 बीसी में किया गया था, जिसमें 1 मीटर क्यूबिक पत्थर लगभग 23 लाख स्टोन लगाए गए थे। इसके चेम्बर में 50 टन से ज्यादा ग्रेनाइट स्टोन बनाया गया था और यहीं पर बाकी स्ट्रक्चर को 2 अलग अलग स्टोन का यूज किया गया था। आप सोच कर बता सकते हैं कि 23 लाख नॉर्मल स्टोन प्लस 50 टन ग्रेनाइट स्टोन प्लस लाइम स्टोन को जब एक साथ जोड़कर स्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा तो क्या वो विशाल नहीं बनेगा। ये पिरामिड्स का हाइट 146.6 मीटर यानी कि 30 मंजिला बिल्डिंग जितना ऊंचा और नीचे के बेस की लंबाई 230 मीटर। इसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 51 डिग्री तक बन जाता है। ये सब आपको देखने में एक नंबर लगता होगा, लेकिन 2547 बीसी के हिसाब से यह एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि बनने के बाद 38,000 सालों तक ग्रेट पिरामिड्स वर्ल्ड्स टॉलेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर का किताब रखा था। इसका रिकॉर्ड फाइनली तोड़ा गया 1221 सी में बने लंदन में सेंट पॉल कैथेड्रल में 380 साल तक भी खड़ा नहीं रह पाया और वो कोलैप्स कर गया। तो फ्रेंड्स, क्या लगता है आपको कैसे बनाया गया होगा इतना सिंपल और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को बिना किसी मॉडर्न मशीन और इक्विपमेंट के इतना विशाल हजारों सालों से टिका के टिका है। ऑब्वियसली पिरामिड्स को बनने का फर्स्ट स्टेज है लेवलिंग द बेस। किसी भी स्ट्रक्चर को बनने से पहले उसके नींव बनना बहुत जरूरी होता है। आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, जितना डीप नींव होगा उतना ऊंचा स्ट्रॉन्ग टॉलिश स्ट्रक्चर बनेगा। गीजा प्लाजो की वजह उबड़ खाबड़ होने की वजह से नींव को डायरेक्टली नहीं बनाया जा सकता था। वहाँ की जमीन को समतल करना बहुत जरूरी था और ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इजिप्शियन इस औजार का इस्तेमाल करते थे। ये काफी और सिंपल सा टूल्स है जिसे बस जमीन पर खड़ा और पकड़े रहना होता है। मगर जमीन समतल हुई तो हैवी पॉइंट सेंटर की तरफ रहता है। अगर पॉइंट लेफ्ट या राइट साइड की तरफ मूव होता है तो समझ जाइए कि जमीन उबड़ खाबड़ है। इसी औजार का यूज करते थे खुफू के लोगों ने। पहले जमीन समतल की और फिर बढ़े अपनी अगली कठिनाइयों को और सॉल्व करने के तरफ, जो थी अलाइनमेंट। पिरामिड्स ऑफ गिजा हमारे अर्थ के चारों दिशाओं में एक्यूरेटली अलाइन है विद द एरर ऑफ लेस देन 0.05 डिग्री। लेकिन उस जमाने में तो कंपास था ही नहीं, तो एक्यूरेटली कैसे अलाइन किया गया होगा? कई रिसर्च का कहना है कि क्योंकि इजिप्शियन एस्ट्रोनॉमी जानते हैं, उन्होंने नॉर्दर्न पोल स्टार से डिफाइन किया होगा कि पृथ्वी नॉर्दर्न पोल असल में किस दिशा में है। अब यहाँ सवाल उठता है कि हमारा पृथ्वी भौरे की तरह वोवेल करती है, जिसके कारण पोल स्टार बदलते रहते हैं। लेकिन ये बदलाव धीरे धीरे कई हजारों सालों के दौरान होता है, जिससे बीच के कई हजारों सालों तक नॉर्दर्न पोल में कोई पोल स्टार था ही नहीं। और कुछ ऐसे ही स्थिति थी 2500 बीसी में भी नॉर्दर्न पोल में जब कोई पोल स्टार मौजूद ही नहीं था, तब भी खुफू ने नॉर्थ का पता कैसे लगाया होगा? हमें तो ये तो पता है कि हमारे सारे स्टार नॉर्दर्न पोल स्टार के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। अब हमें कई साइंटिस्ट का कहना है यदि पोल स्टार ना भी हो तब भी नॉर्दर्न पोल का पता लगाया जा सकता है और कि हम कुछ स्टार का रेगुलेशन को नोट कर सकते हैं और फिर उस स्टार का एक इमेजिनरी सेंटर क्या है वो निकालेंगे। जो इमेजिनरी सेंटर आएगा वही हमारा नॉर्थ पोल होगा। और शायद इसी तरीके से उन्होंने भी पता लगाया होगा, बट कितने हजारों साल पहले। अब बारी आती है एक्चुअल कंस्ट्रक्शन में लगने वाले सारे सामान, जिसमें सबसे पहले आता है कॉपर और वुड। क्योंकि कंस्ट्रक्शन में लगने वाले 23 लाख स्टोन जिन्हें अलग अलग खदानों से खोद कर निकाला गया था। खुदाई के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज चाहिए था वो तो इजिप्ट में थी ही नहीं, यानी कि आयरन, लोहे, जिसे नॉर्मली खुदाई के लिए औजार बनाए जाते थे। इसीलिए इजिप्ट को
स्विच करना पड़ा कॉपर की तरफ। लेकिन कॉपर की खान मौजूद गीजा के ईस्ट की तरफ रेड सी के दूसरे तरफ सिनाई में है, जिसके लिए कारीगर पहले नाथिल नदी से होते हुए वाडी अल-जफ जाते थे, तकरीबन 200 किलोमीटर दूर। फिर वहां से कुछ बोट्स के जरिए रेड सी पार करके सिनाई के कॉपर माइंस तक पहुंचते थे, मगर वहां से जमा किए हुए कॉपर वापस से सिनाई के समुद्र पार वाडी अल-जफ में लाना मुमकिन नहीं था, क्योंकि उनके लिमिटेड नंबर्स ऑफ बोट्स में लोग आ सकते हैं या फिर कॉपर आ सकता था, दोनों एक साथ नहीं। इसीलिए सिनाई के बसे नॉर्थ में लेमिनान सीडार फॉरेस्ट में जाते ताकि और बोट्स और टूल्स बनाने के लिए हाई क्वालिटी सीडार वुड्स प्राप्त कर सके। और फाइनली जब बोट्स और कॉपर का जुगाड़ हो जाता था तब वो समुद्र के रास्ते वाडी अल-जफ लौट आते थे और वहीं पर अपने बोट्स को डिसेंबल करके जमीन के नीचे चेम्बर बना करके सील कर देते थे, ताकि कंस्ट्रक्शन साइट पर सामान पहुंचाकर वापस आते तक वाडी अल-जफ में पड़े उनके बोट्स को कोई भी लकड़ियां न चुरा ले। आई नो ये एक काफी अटपटा सा लग सकता होगा, लेकिन समझने की कोशिश करो। इजिप्ट एक रेगिस्तान है जहाँ पत्थर आसानी से मिल जाते हैं मगर पेड़ नहीं, जिसके कारण वहाँ लकड़ियाँ सोने से कम कीमती नहीं थी। तो अब खोदने के लिए औजार बन गए। अब बारी आती है पत्थरों को खोद कर निकालना। गीजा पिरामिड्स के कंस्ट्रक्शन में जैसा कि पहले मैंने कहा 3 तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। इंटीरियर के लिए ग्रेनाइट, बाकी कंस्ट्रक्शन के लिए येलो लाइमस्टोन और सबसे बाहरी चिकने व्हाइट लाइमस्टोन से बनी परत, जो बाहर से पूरे इस पिरामिड्स को प्लेन और चमकदार बना देता है। अब इन 3 पत्थरों में से येलो लाइमस्टोन सबसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता था, क्योंकि उसकी खदान बिल्कुल गीजा प्लाटो से लग करी थी और शायद इसीलिए इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया गया था इस पूरे पिरामिड्स में। ग्रेनाइट और व्हाइट लाइमस्टोन के मामले में ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि व्हाइट लाइमस्टोन की खदान पिरामिड से 20 से 25 किलोमीटर दूर साउथ तुरा में थी और ग्रेनाइट की खदान उससे नीचे 800 किलोमीटर दूर साउथ आसवान में थी। जब वहाँ से पत्थर आ जाते थे तब उन पत्थरों को कॉपर, टूल्स और डोलोमाइट पत्थर का शेप दिया जाता था और उस दौरान जमीन के नीचे अन्य पत्थरों को पाउडर के रूप में सीमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। फिर जब जरूरत भर पत्थर आ जाता था तो सारे कंस्ट्रक्शन को नाइल रिवर से होते हुए कंस्ट्रक्शन साइट ले जाया करते थे। अब जब कंस्ट्रक्शन मटेरियल आ जाता था तो कंस्ट्रक्शन का प्रक्रिया स्टार्ट किया जाता था। तो कंस्ट्रक्शन की प्रक्रिया स्टार्ट कर लिया जाए। वेल आई नो काफी एक्साइटेड हो गए। तो खुफू और कारीगर को ऑलरेडी पता था कि कई टन भारी पत्थरों को उठाकर अपनी अपनी जगह फिट करना इतना आसान नहीं होने वाला है। इसीलिए उन्होंने रैम सिस्टम का इस्तेमाल किया, जिसमें 3 टाइप्स के रैम्स यूज किए गए थे। पिरामिड्स के 1/3 हिस्से में बड़े पत्थर इस्तेमाल होने थे ताकि बेस मजबूत हो सके और इसीलिए इस हिस्से के लिए एक 12 to 20 डिग्री वाला सीधा रैम्स इस्तेमाल किया गया, जिसमें बड़े पत्थर को मूव करने में आसानी हो। पर ये रैम्स पूरे पिरामिड्स के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, क्योंकि ऊपर के स्ट्रक्चर के लिए रैम्स का एंगल बढ़ाना पड़ सकता था, जिससे मजदूरों के लिए भारी पत्थर को ऊपर ले जाना बहुत मुश्किल हो सकता था। और इसीलिए ऊपर के हिस्से के लिए 2 स्पाइरिकल्स रैम बनाए गए थे, एक बाहर से और एक अंदर की तरफ। जो बाहर का स्पाइरिकल रैम का इस्तेमाल अंधोनी लगने वाले चेम्बर में इस्तेमाल 50 टन भारी ब्लॉक्स को ले जाने के लिए किया गया था, और जो अंधोनी अंदर के स्पाइरल रैम्स का इस्तेमाल 1 से 2 टन पत्थरों का ऊपरी लेस बनाने के लिए किया गया था। रिसर्चर का ऐसा कहना है कि आज के समय में बाहर की तरफ बनाए गए दोनों ही रैम्स स्टार्टिंग में यूज किए गए सीधा रैम्स और ग्रेनाइट ले जाने के लिए एक्सटर्नल स्पाइरल रैम्स में इसलिए नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि इन रैम्स को जानबूझकर छोटे पत्थरों से बनाया गया था, जिससे इसके काम खत्म होते ही सभी पत्थरों को रैम से तोड़कर निकाल लिया जाए। एक्सटर्नल स्पाइरल रैम्स के मदद से पिरामिड्स के ऊपरी स्ट्रक्चर को फिट कर दिया गया और कुछ इस तरह आखिर का जन्म हुआ द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीजा, जो आज 50,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा जगह घेरे शान से खड़ा है। बट 23 लाख पत्थरों से बना पिरामिड्स का टोटल वैल्यू 2.7 × 10⁶ मीटर क्यूब। इसे पूरा तैयार होने में लगभग 20 से 30 साल लग गए थे। यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक, प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।